Kashif, a final year student at History Department, University of Asim. As this video is the part of our YouTube internship, we were assigned the work to conduct an interview from a senior or topper of History Department from any particular university. And we luckily found Aisha Fiaz, and we are really excited to have you today. We really welcome you and looking forward to this interview. Thank you, Aisha, for joining us today. Thank you so much, Kashif. Aisha, today we will be dwelling into the life and educational experiences of your life. So, सबसे पहले हमारा सवाल ये होगा आपसे कि आपने अपने तालीमी सफर का आगाज किस तरह से किया, कहाँ से किया, आपके प्राइमरी के बाद मैट्रिक के बाद इंटर तक, आपके प्राइमरी, हाई स्कूल और कॉलेज के दिनों में जो आपने एक्सपीरियंस किया और उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट दिया, उनके हवाले से आप हमें शेयर करें। सबसे पहले तो आप मेरी एजुकेशन के बारे में पूछा, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जिला गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद में पैदा हुई और मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो वहीं से है। और उसके बाद हम स्विच कर गए गुजरांवाला और बाकी मेरी जो मैट्रिक और इंटर तक की एजुकेशन है वो वहीं पे हुई। और शुरू में ही इब्तदाई तालीम तो मेरी मदर टीचर थी, उस टाइम वो एक स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी और मैं बिल्कुल छोटी सी थी जब मैं चलने के काबिल ये चीजों को थोड़ा समझा तो वो मुझे अपने साथ स्कूल ले जाया करती थी और वहाँ पे जो केजी क्लास होती है बच्चों की वहाँ पे मैं बैठ जाया करती थी उनके साथ। और मैं उन बच्चों से बहुत छोटी थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से टीचर उनको पढ़ाया करती थी तो मैंने चीजों को सीखने की कोशिश की, क्योंकि वो टीचर्स के जो बच्चे होते हैं तो टीचर्स का यही रुझान होता है कि अपने बच्चों को पहले से ही सारी चीजें सिखा दी जाए। तो मेरी मामा घर में भी मुझे टाइम दिया करती थी, मुझे पढ़ाती थी और उनको बहुत शौक था कि मैं पढ़ूं, आगे जाऊं। तो इस तरह से फिर बहुत छोटी उम्र में मैंने अपनी तालीम का आगाज किया। प्राइमरी तक की एजुकेशन वो वहीं से थी। उसके बाद जब हम लोग गुजरांवाला शिफ्ट हुए तो मैं दूसरे स्कूल में गई, वहां पर भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैट्रिक मैंने वहां से किया, उसके बाद इंटर मैंने किया। तो अगर आप पेरेंट्स की सपोर्ट के बारे में पूछे तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, आई हैड नो सिबलिंग्स। तो जब ये बात आती है तो आई वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड एक्सपेक्टेशन एज वेल। तो वो दोनों चीजें की साथ साथ चल रही थी। तो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत उम्मीदें थी कि मेरे साथ, तो मैंने खुद भी बहुत कोशिश की, अपने आप पे बहुत ध्यान दिया कि मैं चीजों को बेहतर करके चलूं, अच्छे से पढ़ूं। और मेरे वालिद साहब हमेशा जब भी कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी उन्होंने कभी कोई मिस नहीं की थी। अगर मंथली रिपोर्ट आती थी तो वो खुद रिसीव करने जाया करते थे, टीचर से मिलते थे। लेकिन मदर कभी भी मेरे स्कूल नहीं गए, हमेशा मेरे फादर ही जाया करते थे। लेकिन मेरी मदर जब मैं घर होती थी तो दूसरी एजुकेशन के साथ साथ तो हमारी जो एक ट्रेडिशन है फैमिलीज की कि हमें कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है, तो कारी साहब जब मुझे पढ़ाने आया करते थे या घर में जब ट्यूटर मुझे पढ़ाने आया करते थे तो माय मदर यूज्ड टू सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। और अगर 2 घंटे भी वो बैठे हैं या 3 घंटे भी वो बैठे हैं तो मेरी मदर वहीं पे बैठी रहती थी और इंतजार करती थी कि ये फारिग हो जाए, कुछ पूछने आया करती थी तुम्हें कुछ चाहिए। तो मेरी मदर ने मेरे लिए और मेरे फादर ने बहुत मेहनत की है मुझ पे, और मैं एक ही चीज तो जाहिर सी बात है कि उनका प्यार मोहब्बत केयर ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरी फैमिली की मोहब्बत मेरे साथ की, एक्सपेक्टेशन थी। तो मैंने आज थ्रू आउट अपनी एजुकेशन यही कोशिश की कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं और अपना बेस्ट दे सकूं। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर इतना। तो करंटली आप अपने तालीमी जो एकेडमिक आपकी स्टडीज हैं और उसके साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को किस तरह से आप बैलेंस कर रही हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जो मेरी कोई और सिबलिंग है तो मेरी कोई इस तरह से जो है ना कोई मजीद एक्टिविटीज नहीं है। मुझे बिल्कुल आइसोलेशन में रहना पसंद था शुरू से, क्योंकि मेरी दोस्त की इस तरह की फैमिली में हुई कि मैं अकेली हूँ, कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो उस तरह से मेरी कोई दोस्त नहीं है। मुझे दोस्त बनाना या लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा नहीं लगता था, या लोगों को घुलना मिलना बहुत देर से होता था क्योंकि घर से दूर थी, क्योंकि एनवायरमेंट ही ऐसा मिल रहा था। तो मेरी कोई इस तरह की एक्टिविटीज नहीं रही। टिल माय इंटर मैं बहुत आइसोलेटेड थी, अपनी पढ़ाई की तरफ मेरा ज्यादा दिल था और उन्हीं चीजों को मैंने लेकर चलने की कोशिश की। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो आई हैड द चांस टू हैव एक्सपोजर विद द अदर पीपल। जैसे कायदे यूनिवर्सिटी में जब आप आते हैं तो एक बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस आपको मिलता है, पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री।
from different villages, cities, areas, provinces, of different uh, areas come here. तो वो जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ उनसे मिलने का, तो मेरे काफी सारे इंटरेक्शन बने, मेरी दोस्तें थी, तो उनके साथ मैंने बाहर आना जाना शुरू किया। तो यहाँ से फिर थोड़ा सा मैंने लोगों में घुलना मिलना शुरू किया और लोगों में एक्सपोजर हुआ मिला। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं वी यूज टू हैंग आउट, हम जो जितने भी रिक्रिएशनल ट्रिप्स होते थे हम उन पे जाया करते थे, मैंने बहुत इंजॉय किया है और दोनों चीजें मैं साथ साथ लेके चली हूँ। अगर मैं स्टूडेंट्स थी तो मैंने इंजॉय भी बहुत किया है अपने थ्रू आउट बीएसटी की, तो ये दोनों चीजें साथ साथ में लेकर चली हूँ। हाँ, लेकिन पढ़ाई के वक्त मेरा पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस था, तो इन चीजों को मैंने इस तरह से बैलेंस किया कि दोनों चीजें साथ साथ में, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके माइंड पे बहुत ज्यादा बर्डन होता है और इन चीजों को साथ साथ लेकर चलना दूसरी एक्टिविटीज को भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई रिमेन द पार्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज एज वेल, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट में भी काफी एक्टिव थी, कुछ इवेंट्स अरेंज करवाना, ट्रिप्स अरेंज करवाना, मैं उनका भी पार्ट थी, तो उस तरह से भी मेरा काफी इंटरेक्शन था अपने जूनियर्स के साथ भी, सीनियर्स के साथ। तो करंटली अभी आप एमफिल कर रही हैं हिस्ट्री में, आप करंटली एमफिल कर रही हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आने का फैसला आपका अपना था या इसके पीछे क्या इन्फ्लुएंस है कि आपने हिस्ट्री को एज अ मेजर सेलेक्ट किया? अच्छा, ये हिस्ट्री की तरफ आने वाली स्टोरी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एफएससी प्री मेडिकल की और उसमें मेरे मार्क्स अच्छे थे। उसके बाद मैंने एमपीटेक का पेपर दिया, वो मेरा पेपर क्लियर था। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मदर टीचर थी और हमारे यहाँ वो ट्रेडिशनल फील्ड है कि बच्चे की तरफ यही रुझान होता है पेरेंट्स का कि वो या डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, इस तरह की किसी फील्ड में चला जाए। तो मेरी मदर का ये ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं बनना था शुरू से। तो जब मैंने अपना एमटेक भी पास कर लिया और ये सारा कुछ हो गया, अभी मेरा इंटर का रिजल्ट नहीं आया था, तो मेरे फादर के एक दोस्त ने कहा कि अभी इंटर का रिजल्ट नहीं आया तो यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन है, तो आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो। तो उन्होंने कायदादों का बताया, तो बी वेरी ऑनेस्ट उससे पहले मुझे कायदादों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने कायदादों का नाम भी नहीं सुना था। तो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया एंड इंटरेस्टिंगली मेरा इंटर का रिजल्ट आने से पहले, इवन मेरा एमटेक का रिजल्ट आने से पहले ही मेरा यहाँ पे एडमिशन हो चुका था। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मेरे लिए कि मैं तो पहले इस फील्ड में नहीं जाना चाह रही थी, तो मेरा जब यहाँ पे एडमिशन हो गया तो आई रेडी केम हियर और मैंने यहाँ पे अपनी स्टडीज परस्यू करनी शुरू कर दी। और अगर आप एडमिशन की बात करें तो मैंने जोलॉजी और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था। जोलॉजी अनदर ब्रांच ऑफ साइंस, तो मैं दोबारा उसमें नहीं जाना चाह रही थी, तो पहले मैंने ये लिस्ट चेक की, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया और दिस मैं यहाँ पे आ गया रश में। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कायदम यूनिवर्सिटी और हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आने का। इंटरेस्टिंग कि आपका शुरू में मतलब कि खास ये डिजायर नहीं था कि आप हिस्ट्री में जाएंगी, लेकिन इवेंचुअली लिखा गया था शायद ये कि आप हिस्ट्री में एक हिस्टोरियन बनेंगे आगे चलकर, तो ये ऐसा। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहकर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन का हम हिस्सा बनते हैं तो उसमें कई हमारी यादें, एक्सपीरियंसेस, मेमोरेबल अचीवमेंट्स तो होती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो आपने वक्त गुजारा, तो क्या उनमें जो भी आपकी ग्रेट अचीवमेंट्स हैं और उसके साथ साथ मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हैं, हम चाहेंगे वो आप हमसे शेयर करें। अचीवमेंट और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस की यहाँ तक बात है तो एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। हमारा सेकेंड सेमेस्टर था और उसी उन दिनों में कोविड भी आया था, बिल्कुल उसके 2 हफ्ते, जब वो सेकेंड सेमेस्टर शुरू हुआ तो 2 हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी बंद हो गई। तो उसमें हमारी एक बहुत अच्छी प्रोफेसर है डॉक्टर फौजिया फारूक, और उन्होंने हमें पढ़ाया कोर्स मुगल हिस्ट्री का। तो जब उन्होंने वो कोर्स पढ़ाया तो उन्होंने 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाए और उन्हें प्रोजेक्ट्स असाइन किए। और हमारा जो प्रोजेक्ट था 4 स्टूडेंट्स का, वो था कि हमने एम्परर अकबर का क्राउन बनाना था और उसकी एक पेंटिंग थी। लेकिन सिचुएशन इस तरह से बनी कि हमारा ऑनलाइन मोड पे स्विच हो गया, हम घर चले गए। तो उसके बाद मैडम ने हमें एक चॉइस दी कि either you have to submit an assignment or if you reach the condition that possible you can have your project as well।
तो मैं श्योर नहीं रह रही थी, मेरे लिए डिटर्मिनेशन थोड़ी फिजिबल थी कि मैं अपना प्रोजेक्ट कर सकूं, और मैं इंटरेस्टेड भी बहुत थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैंने अपनी मदर के साथ मिलकर वो सारी चीजें इकट्ठी करना शुरू की और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उस प्रोजेक्ट में मैंने अकबर का क्राउन बनाया और उसका एक स्केच बनाया, उसकी पिक्चर बनाई, और देयर वाज अ वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि इससे पहले मेरा आर्ट के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं था। और आर्ट वाला एक काम, उसमें एक और फायदा मेरे लिए हुआ कि मेरी मदर ने उसमें मेरी बहुत हेल्प की थी। हमें बहुत टाइम लगा उसको बनाने में, तकरीबन 6-7 घंटे हम कॉन्टिन्यूसली बैठे रहे, उसको बनाया, उसकी ग्राउंड की सारी सेटिंग, उस पर जो जो पर्टिकुलरिटीज थी सारी हमने पूरी की उसकी। तो मुझे अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करने का भी बहुत मौका मिला उस दौरान, और वो प्रोजेक्ट जो था मेरे को बहुत पसंद आया। और ये एक मेरे लिए मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, क्योंकि जिस चीज से मैं पहले फेमिलियर नहीं थी, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, उसके बाद फिर मेरा आर्ट में थोड़ा थोड़ा जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, एंड आई सेल्डम यूज्ड टू स्केच। ये एक डाइवर्स एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो आपको हिस्ट्री में जो रहने के लिए चीज ने इंटरेस्ट दिलाई कि मैंने बस हिस्ट्री में ही रहना है, तो वो ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको इंटरेस्ट दिलाया कि मैंने अब यही रहना है और इसी डिपार्टमेंट के थ्रू मैंने अपने करियर को परस्यू करना है? जब मैं इस डिपार्टमेंट में आई, तो चूंकि मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड था, और मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सोसाइटी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स चल रही होती है उसके बारे में वो अपनी स्टडीज या अपनी बुक्स में इतना इंडल्ज होते हैं कि वो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, उन किताबों से निकल कर मेरा एक नया एक्सपोजर हुआ, मैंने चीजों को डिफरेंट लेवल से देखना स्टार्ट किया। और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स किस तरह काम कर रही है, हुक्मरानी किस तरह से की जाती है, अदलिया किस तरह काम कर रही है, इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से डेवलप हो रहा है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसकी डायनामिक्स क्या है। तो इस तरह से जो चीजें मैंने सोचनी शुरू की, जो चीजें मैंने देखी, जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की, उनकी वजह से मेरा इतना डीप इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। आई थॉट नाउ आई वुड pursue my future in this field। तो ये एक बात थी कि जिस तरह आप, हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिक्स, ये इसमें सोशल हिस्ट्री भी आती है जिसमें मेरा अपना काम भी है। तो हिस्ट्री किस तरह से ड्राइव करती है, हिस्ट्री में सोशल स्ट्रेटा किस तरह से बने हैं, तो ये सोसाइटी, पॉलिटिक्स और बाकी सारी फील्ड्स को मिला के इसकी जो ब्रांचेस हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं सोसाइटी में भी, पॉलिटिक्स में भी, इंटरनेशनली भी। तो उन चीजों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और इस वजह से मेरा ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होता गया कि नाउ आई एम परसुइंग माय रिसर्च। जी बिल्कुल, जैसा कि हिस्ट्री, बिल्कुल आपने जो बातें बताई कि हिस्ट्री आजकल जो है कि एक पर्टिकुलर स्पेस पर नहीं जाती, क्योंकि इसमें एक बहुत सारी डायमेंशंस हमें एक ही डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है, एक ही सब्जेक्ट में देखने को मिलती है। जैसे कि इंसान की तारीख की आगाज का हम बात कर लें, या सोसाइटीज की बात कर लें, या पॉलिटिक्स की बात कर लें, या रिलीजन्स की बात कर लें, सारी चीजें एक हिस्ट्री में आ जाती हैं। तो हिस्ट्री एक बहुत अहम सब्जेक्ट बन गया है। तो आयशा, हमारा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि मेंटरशिप की ना बहुत अहम रोल होती है एक हमारे माइंड को शेप करने में। तो आपकी एकेडमी में एज ए हिस्टोरियन आपकी डेवलपमेंट में किसी ऐसे मेंटर ने कितना रोल प्ले किया जो आपका फेवरेट टीचर भी हो, और उन्होंने कोई ऐसी पीस ऑफ एडवाइस दी हो या ऐसे कुछ लेसन्स आपको दिए हो जो आपको अभी तक याद हो? अच्छा, पहला आपके सवाल का जो हिस्सा है उसमें आपने मेंटोरशिप की बात की है। तो मेंटोरशिप एक इंसान के लिए एक रास्ता दिखाने वाला इंसान है उसके साथ, तो वो चीजें बहुत आसान होता है। ठीक है। और मेंटोर सिर्फ वही नहीं होता जो आपका उस्ताद हो। आपकी माँ भी आपकी मेंटोर हो सकती है, आपके बाप, आपका बहन भाई, कोई आपके दोस्त, इवन आपके साथ जो आपके दोस्त हैं, बाबा जिनके साथ आपका बॉन्ड है, आप उनके साथ रह रहे हैं, वो भी आपके मेंटोर हो सकते हैं। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली तो आप ऐसी चीजें सिखा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, तो वो भी मेंटोरशिप ही है। आपका माइंडसेट उस तरह से डेवलप हो रहा होता है, चीजें उस तरह से आप सोच रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री में अगर आप आए, आप कभी आपका इत्तेफाक हो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी विजिट करने का, तो आप देखेंगे कि हर टीचर की अपनी एक्सपर्टीज के साथ साथ दूसरी फील्ड में भी उनकी एक्सपर्टीज है। अपनी फील्ड में तो है ही, लेकिन अगर आप उनसे किसी भी टॉपिक पे बात करना शुरू कर देंगे
तो वो आपको उसमें ऐसा इंसाइट देंगे कि आपके लिए उस चीज को समंदर को कूलर में बंद करने के बराबर होगा। इस तरह से इतनी आसानी से वो आपको चीजें बताएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक दफा हमारे एमफिल में हमारा एक सेमिनार कोर्स था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे, और वो हमें पढ़ा रही थी, और उसका टीचर भी डॉक्टर ताबिया उमर अली। और उसमें अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देखते हैं तो पहला नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि पॉलिटिक्स की बात होगी, गवर्नेंस की बात होगी, पॉलिसी की बात होगी। लेकिन नहीं, उस क्लास में हमें इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस करने को मिला कि हमने पॉलिटिक्स की बात भी की, हमने इस तरह के इश्यूज से लेके सोसाइटी के बहुत सेंसिटिव इश्यूज को भी टच किया, ranging from the politics, the governance, the religion issues, the blasphemy, the marginality of certain castes in our country, to the very sensitive social problems like the prostitution or the LGBT. हमने इन टॉपिक्स को भी टच किया, और वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि इतने सेंसिटिव बातों को या इतने सेंसिटिव टॉपिक को ऐसे प्लेटफॉर्म में बैठ के आप डिस्कस कर रहे हैं इतने ओपन एरिया में। तो ये आपके लिए होना है, ऐसी अपॉर्चुनिटी होना, ऐसे मेंटोर्स होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है आपके लिए, बहुत अहम बात भी होती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो इन चीजों के बारे में हमारी सोसाइटी में तो रेफर्ड एज नो एरियाज, लेकिन उन दो एरियाज पे भी स्टिल एकेडमिकली बात करना इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो हमें इस तरह से इस डिपार्टमेंट में ऐसा एक्सपोजर मिला है, ऐसे टीचर्स मिले हैं कि जो हमें इनकरेज करते हैं कि हम बोले, हम बात करें, कोई भी इशू हो, कोई भी टॉपिक हो, उस पर खुल के बात करें। और एज ए हिस्टोरियन ये एक बात हमें होनी भी चाहिए कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम उस पर एकेडमिकली बात करें और स्कॉलरली ओपिनियन हमारा होना चाहिए उस पर, कि हम बाइसनेस ना हो हमारे व्यूज में, हमारे आइडियाज में, एक सब्जेक्टिविटी कम हो हमारे, क्योंकि और हिस्ट्री में तो यही चाहिए है कि आपकी बाइसनेस भी होनी चाहिए, हिस्टोरियन की सब्जेक्टिविटी टू द लीस्ट। सब्जेक्टिविटी को जाहिर बात है, पर्सनल बाइसनेस होते हैं, हम उसको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन नियर टू ऑब्जेक्टिविटी कि आप जो है वो लीस्ट बाइस बात करें। और आपने टीचर की भी बात की तो मैं वो भी बताती चलूं कि हमारे, जैसे मैंने बताया कि हर टीचर की एक्सपर्टीज है और हर टीचर भी इतना कमेंटेबल है। ये को चूज करना और कहना कि ये मेरा फेवरेट है, ये एक डिफिकल्ट बात हो जाती है। स्टिल अगर आपने पूछा है तो आई वुड से डॉक्टर इहान नियाज, आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा, हिस्ट्री की फील्ड में उनका नाम है, नॉट ऑन लोकल लेवल। इंटरव्यूज भी देखे हैं सर के यूट्यूब पर। बिल्कुल, इंटरनेशनली जो है उनका एक क्लाउड है, तो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स। उनकी बुक्स जो रिसेंट उनकी किताब आई है डाउनफॉल एंड अमंग हिज राइटिंग, दिस इज माय फेवरेट बुक। थैंक यू सो मच आयशा। बिल्कुल आपने बहुत ग्रेट पॉइंट्स के साथ अपनी चीजें एक्सप्लेन की हैं। जैसा कि हिस्ट्री पढ़ने, जो हिस्ट्री नहीं जानते वो मतलब कि कुछ भी नहीं जानते, वो अपने आप को भी नहीं जानते। इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैं हिस्ट्री सेलेक्ट हुआ, उसके बाद मैं आपकी तरह हिस्ट्री में बाय चांस आ गया। मेरा खुद अपना डिजायर सब्जेक्ट नहीं था, और करंटली मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। तो मैं मैच देख रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, तो सब देख रहे थे। अब जिनको तारीख का पता है तो उनको उन जज्बे हमारे उभरते हैं उस मौके पर मौजूदा वक्त में, तो वो जज्बे जो हैं माजी ने शेप किए होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर सकते हैं। अब जब हम सवाल करेंगे उनसे जो तारीख नहीं जानते थे, वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो जस्ट उस फीलिंग को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको जान नहीं सकते कि क्यों है ऐसा। तो बिल्कुल हिस्ट्री जो है एक नजरिया देता है, एक ऐसा नजरिया जो आपको आने वाली चीजें भी समझ आती हैं और मौजूदा चीजें भी समझ आती हैं। थैंक यू सो मच आयशा। आयशा, अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि काफी स्टूडेंट्स ना बहुत परेशान होते हैं कि एमफिल का क्या प्रोसेस है, एडमिशन का, टेस्ट का और इंटरव्यूज का। तो हम चाहेंगे कि आप इस सवाल पर भी रोशनी डालें कि क्या प्रोसेस है, ताकि हमें देखने वाले स्टूडेंट्स की भी और मुझे भी इवन रहनुमाई हासिल हो के हम भी आगे एमफिल के लिए सोच सकें। अगर आप कायदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस तो कायदा यूनिवर्सिटी का ही रहा है एमफिल में अप्लाई करने का। तो एडमिशन तो हमारे अभी ओपन है कायदा यूनिवर्सिटी में, एप्लीकेशन ओपन है, तो जो स्टूडेंट्स स्टूडेंट है परस्यू करने के लिए अपना फ्यूचर रिसर्च की तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और
बहुत सिंपल सा वेबसाइट पे आप जाकर आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो अपलोड करनी होगी और बाकी आपकी सर्टेन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा कोई खास बात नहीं होती अप्लाई करने में। जब आप बात करते हैं एडमिशन टेस्ट की या इंटरव्यूज की, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जब मैंने एमफिल के एडमिशन में अप्लाई करना था, तो मैंने देश में जो रिसर्च का काम किया था उसमें मैं अब मसरूफ थी दिन, और उसी टाइम जो है वो एडमिशन खुले, मैं अपना काम में भी मसरूफ थी, एडमिशन की भी तैयारी करनी थी। तो मैं अपने प्रोफेसर के पास गई, डॉक्टर बिलाल मैंने उनसे पूछा कि 3 टॉपिक्स को मैं कवर कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप शुरू करें मिडिवल टाइम से, मुगल हिस्ट्री, कॉलोनियल पीरियड आप उसको एक दफा देख लें, उसके बाद पाकिस्तान कंसेप्शन एंड देन टू प्रेजेंट। आप ये एक हिस्ट्री को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दें और आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी साथ साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट में बिजी थी, तो मैं उस तरह से एमफिल एडमिशन टेस्ट को फोकस नहीं कर पाई थी, और इतना मुझे टाइम मिला कि आखिरी रात मैंने कुछ चीजों को बस एक नजर दौड़ाई और सुबह मैं टेस्ट में क्लियर हो गई। तो अब हमारा टेस्ट पैटर्न इस तरह से होता है कि एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, पेपर में एक कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और बाकी 3 या 4 क्वेश्चन जाते हैं, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं या 1 अटेम्प्ट करना होता है, तो डिपेंड अपॉन द पॉलिसी। तो ये जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन होता है, और मेथोडोलॉजी जब आप एक रिसर्च डिग्री में आते हैं या पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो स्ट्रिक्टली मेथोडोलॉजी को फॉलो किया जाता है यहाँ पर। और मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी दफा में जो मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आया था वो था प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी बात की जा सकती है कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको लिटरेचर रिव्यू पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्टडी के स्कोप पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को डेवलप किस तरह से कर रहे हैं, उनको डिजाइन किस तरह से करते हैं। तो ये चीजें होती हैं आपकी। फिर आपके सोर्सेज पे क्वेश्चन आ सकता है कि सोर्सेज क्या होते हैं, उनका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है, उनका इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है। तो बिब्लियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी मेथोडोलॉजी में। तो उससे क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल बिब्लियोग्राफी नोट्स जो आप रेफरेंस देते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो इम्पोर्टेंट होती है आपके टेस्ट में। मेथोडोलॉजी अगर आप फिल्म में अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज मेथोडोलॉजी एक दफा देख लीजिए। मेथोडोलॉजी के लिए अगर आपने देखना है तो तुराबियन मैनुअल जो कि हमारे डिपार्टमेंट में या वर्ल्ड वाइड यूज होता है रेफरेंसेस देने के लिए, तो तुराबियन मैनुअल के फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं जो इन चीजों के साथ डील करते हैं। तो वो बहुत इजी गोइंग है, जब आप एक दफा उसको देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, एक ही दफा पढ़ने में आपको चीजें पिक हो जाएंगी कि उसमें कहने की क्या कोशिश की जा रही है। सेकेंडली जब आप इंटरव्यू की बात करते हैं तो क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि रिसर्च और यहाँ की डिग्री है, तो जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो एक ये टाइम कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज इस तरह से आता है कि स्टूडेंट्स का माइंडसेट जो होता है वो बीएस वाला होता है कि हम अभी एमफिल में जाएंगे तो भी कोर्स वर्क होगा, रिसर्च होगी, हमने असाइनमेंट्स तो पहले से बना रखी है, हम उनको एक्सटेंड कर लेंगे या जो भी उनका माइंडसेट है। लेकिन ये बहुत चेंज होता है। एमफिल की डिग्री आपकी टोटली रिसर्च ओरिएंटेड होती है, आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है। वो बीएस वाले आखिरी रात पढ़ के चंद कोर्सेज को पास करके आप एमफिल की डिग्री नहीं कर सकते। अगर आप पहला साल जो कोर्स वर्क है उसको इस तरह से गुजार दे रहे हैं, तो जो दूसरा साल है आपका रिसर्च वर्क, जिसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप फ्यूचर में कहीं बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिसर्च वर्क भी आपका देखा जाएगा। तो उस रिसर्च वर्क में आपको यू हैव टू एक्सेलेंट, उसके लिए इन चीजों को देखना, डिफरेंशिएट करना कि कोर्स वर्क और बीएस की डिग्री एक बहुत अलग चीज है और एमफिल की एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री एक बहुत अलग चीज है। सो इंटरव्यू में आपको मेथोडोलॉजी की या रिसर्च की कुछ ना कुछ चीजों का तो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि वो जज करते हैं इंटरव्यू से कि इफ द पर्सन कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च और नॉट। तो आपको थोड़ा नो होना चाहिए कि रिसर्च क्या है, किस तरह से कंडक्ट की जाती है, और अगर आपने पहले अपनी बीएस डिग्री में ही कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है तो ये तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच आयशा। तो आपने अभी तक कौन सा आपका एक खास रिसर्च प्रोजेक्ट रहा है और उसमें क्या आपने नई चीजें रिवील की? क्या आपने कोई ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट किया? Thank you for giving me the chance to talk about my BS thesis and my BS research. जो BS की जो रिसर्च होती है उसको बेबी
थीसिस ही कह देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि बीएस का एक स्टूडेंट है, उसको रिसर्च का कुछ भी नहीं पता। तो रिसर्च जब बीएस में की जाती है तो उस तरह से उसको रिगार्ड भी नहीं करते, उसको कंसिडर भी नहीं किया जाता। आप जब मेथोडोलॉजी में देखते हैं तो आप एमफिल के अनपब्लिश्ड थीसिस का रेफरेंस देते हैं, एमपीएचडी के तो ऑब्वियसली डॉक्टरेट भी थी, लेकिन आप बीएस के थीसिस का रेफरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि आपके दिमाग वो थीसिस नहीं होते, वो बीएस के थीसिस होते हैं। तो जो मेरा थीसिस था, जो मेरा काम था, वो बेसिकली सोशल हिस्ट्री के डोमेन में फॉल कर रहा था, और मैंने काम किया था सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पे विद रेफरेंस टू पाकिस्तान सबाल्टर्न और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। मेरे टॉपिक में मैंने क्या किया था कि सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी अंग्रेज अम्ब्रेला, मैंने हर प्रोविंस से एक एक सबाल्टर्न कम्युनिटी ली, जिसमें पंजाब से रिवर्स कप्तिवास, सिंध से मोहानाज ऑफ मंसूर लेक, देन द अदर टू कम्युनिटीज वर कोचीज एंड बकरवाल। अब इन कम्युनिटीज को पिक करने का मेरा कंसर्न क्या था। अब जिन लोगों को नहीं पता सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी क्या है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी बेसिकली रेफर्स टू द वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल, जो लोग सोसाइटी में जिनको मार्जिनलाइज किया गया है, जिनको वो फैसिलिटीज नहीं है, जो जिनके पास वो राइट्स नहीं है जो दूसरे लोगों के पास है, तो वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, वो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनके पास अपनी एजेंसी नहीं है। They do not have the right to speak for their rights, to speak for their concerns. तो ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अब ये जो 4 कम्युनिटीज हैं, इन चारों कम्युनिटीज के मेंबर्स के पास आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं, दे आर द मार्जिनलाइज्ड। जब आपके पास आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है तो आपका सिटीजनशिप राइट नहीं है आपके पास। आप किसी सरकारी अस्पताल में जाकर आप अपना मुफ्त इलाज नहीं करवा सकते, आप अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवा सकते स्कूल में, आपके पास कोई भी सरकारी जॉब के अहल नहीं है आप, तो इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास। अब उन लोगों के पास जिनकी वॉइस ही नहीं है, अब सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में एक ये बहुत डिबेट है कि हु इज रिप्रेजेंटिंग दोज सबाल्टर्न कम्युनिटीज, द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब इन सबाल्टर्न कम्युनिटीज के पास जिनको पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन का कोई हक ही नहीं है, उनके पास कोई इवन प्रूव नहीं है कि वो सिटीजन है इस मुल्क पे, तो वो अपने आप को वॉइस किस तरह से करेंगे। अब उनको वॉइस दे रहा है, उनकी आवाज कौन उठा रहा है, जो लोकल एनजीओज हैं या कुछ प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने उनके काम किया हुआ है, जो इस तरह के लोग इस पे काम कर रहे हैं, सोशल एनजीओज हैं या किस तरह के लोग सोशल एक्टिविस्ट पे हैं, वो इनके काम। अब नाउ दे आर वॉइसिंग, लेकिन उनके अंदर अपने आप में कोई इस तरह का उनका कोई मेंबर कह लें, कम्युनिटी मेंबर कह लें, या उनकी कोई कमेटी कह लें, उस तरह की कोई कमेटी नहीं है जो उनकी आवाज को उठा सके, जो उनके कंसर्न्स को रेज कर सके। ठीक है, अब इसके एक रिसेंट एग्जाम्पल है शीदीज, सिंध में शीदी कम्युनिटी है, और उसकी एक रिसेंटली जो 2019 वाली गवर्नमेंट थी, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने एक टिकट उनको दिया, एमपीए थी, एंड शी इज फ्रॉम शीदी कम्युनिटी, हर नेम इज तंजीला कप्तान। अब वो उस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से, उस सबाल्टर्न कम्युनिटी से इमीडिएट का वार्ड बन गए कि वो अपनी कम्युनिटी को खुद रिप्रेजेंट कर रही। तो अब थोड़ा थोड़ा जो है इस चीज में चेंज आ रहा है, उनकी रिकॉग्निशन पे, उनकी वॉइसिंग में। तो इस तरह की जो चीजें हैं जो, और आप अगर एकेडमिकली देखें तो देयर इज वेरी स्कैंटी लिटरेचर ऑन दीज पीपल। जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी तो मुझे कोई फुल फ्लैश बुक पे मिली थी कोई भी इन कम्युनिटीज पे, दो कुछ आर्टिकल पे जिस स्कॉलर ने काम किया हुआ था, तो स्कॉलरली वर्क की बहुत कमी है ऐसे टॉपिक्स पे। हमारे बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जो स्टिल अनएड्रेस्ड हैं। तो वन ऑफ देम व्हाट इज, मैंने इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पे काम किया है। Thank you so much, Aisha. These advices and your experience will really help us. Not only me, but whoever will watch this video will be helpful for him. So, जैसे कि स्टूडेंट जो एमफिल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके एडवाइसेस क्या होंगे, और कौन सी ऐसी चीजें या रिसोर्सेज हो जो मददगार साबित हो सकती हैं? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया,
ग्रीक ओवरलुक टाइम पीरियड से, मिडिवल टाइम से, बिल्कुल जनरल से क्वेश्चन होते हैं। आपसे कोई बहुत फोकस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फॉर एग्जाम्पल, डाउनफॉल ऑफ नॉवेल्स, कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसीज, अग्निकल पॉलिसी, मनसबदार पॉलिसी, क्योंकि ये हाईलाइटिंग क्वेश्चन है। हर पीरियड में कुछ ना कुछ हाईलाइटिंग क्वेश्चन जरूर होते हैं, तो ये हाईलाइटिंग क्वेश्चन है। अगर आप पाकिस्तान की तरफ आ जाए तो आपको किसी भी रिजीम के बारे में पूछा जा सकता है, आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपको सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जा सकता है, गवर्नेंस या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह के बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं जो पूछे जाते हैं आपसे, और इसके लिए अगर कोई किसी ने किसी डिग्री में कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई नोट्स देते ही होंगे। मैंने जो तैयारी की थी, मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने उन नोट्स को एक दफा गो थ्रू कर लिया था, जो मेरे 4 साल की डिग्री के नोट्स थे। हालांकि मैं थोड़ी सी तरह की हूँ जो मैं पीछे संभाल के रखती हूँ, तो वो सारे नोट्स जब मैंने देखे अपने रजिस्टर, तो मुझे एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई चीजों की। लेकिन अगर आप स्टिल इस तरह से करना चाह रहे हैं तो आप डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से पास्ट पेपर्स आप कंसल्ट कर सकते हैं, और पास्ट पेपर से आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं। बाकी कुछ जनरल सी बुक्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, अगर कोई आपने एक दो बुक्स भी पढ़ रखी हैं तो आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू अटेंड दोस क्वेश्चंस वेरी वेल। थैंक यू सो मच। आयशा, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री में आने के लिए पैशनेट तो होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आगे हमने करना क्या है या करियर हमारा क्या होगा एज ए हिस्टोरियन। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी और क्या उनके लिए कहना चाहेंगे कि आप कौन से करियर आप परस्यू कर सकते हैं एज ए हिस्टोरियन? एडवाइस तो नहीं कर सकती कि आप particularly talking about history, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान में एक बहुत लेस डिमांडिंग प्रोफेसर, वो बहुत लेस डिमांडिंग, पाकिस्तान में इसका स्कोप भी रहता है। और अगर आप हिस्ट्री का कंपैरिजन करें बाकी डिग्रीज के साथ जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, क्योंकि हिस्ट्री को हम प्रोफेशनल डिग्री नहीं कह सकते, प्रोफेशनल डिग्री नहीं, ठीक है, बाकी डिग्रीज के साथ इसको कंपेयर करें, जैसे आईटी आजकल बहुत डिमांडिंग, कंप्यूटर साइंस के साथ कंपेयर करें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंपेयर करें, तो उन सारी डिग्रीज की डिमांड है और वो सारी डिग्रीज जो है वो प्रोफेशनल डिग्री है। लेकिन एज कम्पेयर टू दैम हिस्ट्री जो है वो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं, ठीक है। और हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री इट्स लाइक अ मिरर, और वो लाइक अ ब्रोकन मिरर, जिसमें हिस्टोरियन को गैप्स फाइंड करने होते हैं अमंग दोज क्रैक्स, ठीक है। अब डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है हिस्टोरियन की। अब कोई इंटरप्रिटेशन देगा, कोई किसी लाइन से देखेगा उस चीज को, सेम चीज को कोई दूसरा जो है वो किसी और लाइन से देखेगा, तो इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल डायनामिक्स भी आ जाती हैं, तो स्पॉन्सर्ड ऑब्स्टेकल भी हो सकती हैं। हिस्टोरियन का काम क्या होता है कि जो इवेंट्स गुजर चुके हैं, जो चीज हो चुकी है, उसको इंटरप्रेट करना, उसका एनालिसिस करना, ठीक है। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपके पास के डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। अब उन रिजल्ट्स को लिखना, वो रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी सेक्टर में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिजल्ट्स जो आप लिख रहे हैं, जिस लेंस से आप उस चीज को देख रहे हैं, जो आपकी रिसर्च है, वो भी स्टेट उसको उस नजर से ना देखे। तो ये कुछ स्पॉन्सर्ड ऑब्स्टेकल्स भी होती हैं हिस्टोरियन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनको एड्रेस करना, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डिस्कोर्स में देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एन इम्पॉर्टेंट क्लॉज, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन बीइंग अ हिस्टोरियन जो हमारी फील्ड में ऑब्स्टेकल फेस की जाती है वो यही है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, हम उस तरह से खुल के इजहार राय नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब इसका स्कोप ही नहीं है, आप खुल के अपनी बात कर नहीं पा रहे हैं आपके पास, और पाकिस्तान में कोई चीज भी आप देखें तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में जॉब्स नहीं है और पीएचडी स्टूडेंट्स की सैचुरेशन अंदर, और
अगर हिस्ट्री डिपार्टमेंट की फील्ड में आप देखें, जिस तरह से मैंने भी पहले आपको बताया कि पेरेंट्स की सबसे पहले एस्पिरेशन क्या होती है कि उनका बच्चा या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, उन फील्ड्स में जाए। तो जो स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं वो उन्हीं फील्ड में जाते हैं, और जिनके जो किसी और फील्ड में नहीं जा सकते, जिन्होंने बस टाइम गुजारना होता है, वो इन फील्ड्स की तरफ ही आते हैं, अनप्रोफेशनल फील्ड्स की तरफ आते हैं। और हिस्ट्री में भी आप मोस्टली स्टूडेंट्स को देख लें तो वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स कम होते हैं, सैडली। कभी भी आपने कोई टॉपर हिस्ट्री में वॉलंटियरली आते हुए नहीं देखा होगा, कभी इस तरह से नहीं हुआ। तो ये चीजें एक प्रोफेशन में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है, जब हम देखें तो अगर केपी की बात करें, केपी में 4 कॉलेजेस हैं जिनमें हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, जिनमें हिस्ट्री की फील्ड परस्यू कराई जाती है आउट ऑफ 1600 कॉलेजेस। और आप अगर एक और रिसेंटली में एक चीज देखते कि सखर में एक यूनिवर्सिटी है, अरोड़ यूनिवर्सिटी, वो नई यूनिवर्सिटी है कोई, तो उसमें उन्होंने हिस्ट्री डिपार्टमेंट लॉन्च किया। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट का पहले से पास का डिपार्टमेंट था। हिस्ट्री डिपार्टमेंट जब उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने एडमिशन एक दफा खोले तो सिर्फ 6 स्टूडेंट्स एनरोल हुए उनके पास उस डिपार्टमेंट में। तो उन एक डिपार्टमेंट में 6 स्टूडेंट्स को लेकर चलना और फिर फैकल्टी को हायर करना, विजिटिंग फैकल्टी को हायर करना, देयर आर सो मच फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो ये आपके लिए फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं होता आपके लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन स्टूडेंट्स को पाक स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के साथ मैच कर दिया। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे प्राइमरी लेवल तक, सेकेंडरी लेवल तक, इवन इंटर तक हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई नहीं जाती। हमारे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, या तो सोशल स्टडीज होती हैं या तो पाक स्टडीज होती हैं। अब सोशल स्टडीज में एक हिस्टोरियन के लिए भी जगह है, एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए भी जगह है, एक जो जियोग्राफी का स्कॉलर है उसके लिए भी जगह है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के आ रहा है उसके लिए भी जगह है, पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर के लिए भी जगह है। तो देयर इज सो मच स्पेस फॉर लॉट ऑफ पीपल। एक हिस्टोरियन के लिए कोई पर्टिकुलर डिसिप्लिन मुझे तो अभी तक यहाँ नजर नहीं आया। तो हमारे स्टूडेंट्स का क्या रुझान होता है, जब वो किसी फील्ड में जा रहे हैं, वो 4 साल लगा रहे हैं, तो उसके बाद दे मस्ट हैव अ वेरी लग्जरियस लाइफ एंड प्रोटोकॉल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो अगर आप हिस्ट्री में ये सोच कर आ रहे हैं कि डिग्री करने के बाद आपके पास बहुत डाइवर्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो ये बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान में रहते हुए। हालांकि बाहर हिस्ट्री एक बहुत एंटरटेनिंग जो है वो फील्ड है और बहुत डिमांड है उस फील्ड की। आप बाहर अगर परस्यू करना चाह रहे हैं अपनी स्टडीज को, बाहर की यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका जरूर क्यों नहीं नाम हो सकता, आपका नाम हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिस्ट्री की फील्ड अडॉप्ट करने के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे, तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं कि अगर आप प्योरली फील्ड को कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, रिसर्च में कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, तो आप हिस्ट्री की फील्ड में आए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप इस फील्ड को परस्यू ही नहीं करना चाहते, तो आई वुड से प्लीज इस फील्ड में मत आइए।